हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 बहाली के लिए 30 तारीख से एडमिट कार्ड और या सिटी इंटीमेशन शुरू हो जाएगा और हम अब सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इस सेट प्रैक्टिस को ऑफलाइन बैच में बहुत बच्चों ने दिया है और ऑनलाइन भी बहुत लोग इसको टेस्ट को दिए हैं। तो मैं आपको आज इसका पूरा डिस्कशन बताने जा रहा हूँ और इस पूरे डिस्कशन से आपको पता चलेगा कि कितना नंबर आपको आ रहा है। ज़्यादातर बच्चे का 50-55, एक बच्चे का 74 भी आया है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर दिख रहा होगा। पहला सवाल है ये 88/3 का 63/56 भागा है, ये भागा 102/33 का है। ये बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल आप लोग बोर्ड मास से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। बोर्ड मास का सवाल कैसे सोल्व करते हैं? पहले का करना है, का क्रिया करना है, फिर भाग, फिर गुना, जोड़, घटा। उससे पहले अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का भी क्रिया किया जाता है। इसमें का पहले करेंगे। इसको 11 से 33 में कट गया, 34 को 3 में कट गया, 3 से 3 में कट गया। ये इधर 8 से इसको करते हैं 7 पे और इधर 11 से करते हैं और इधर क्या हो गया 9 7 63 और ये 2 3 21 हो गया, 7 3 21, 33। इधर तो कुछ नहीं बचा, 33 बचा। इसका आंसर 33 होगा। तो ये हम पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ तरीका बता देंगे कि किस तरह से किया जा सकता है। सिर्फ आपको हम तरीका, इसका आंसर 33 होगा। सिर्फ आपको हम तरीका बता देंगे कि कौन सा होगा, कैसे किया जाएगा। और इसका क्योंकि पूरा 100 सवाल है, इसको करने में पूरा बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब चलते हैं। ललित ने 624 रुपया वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर और बेचा और दूसरे वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों का अंतर क्या होगा? तो लागत मूल्यों का अंतर इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ललित ने इतने रुपए में खरीदा और एक वस्तु को 14% के हानि पे बेचा और दूसरे को 14% के लाभ पे बेचा। तो सबसे पहले जो लाभ और हानि होता है, वो लाभ हानि होता है वो डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य जितना रहेगा उसी पे डिपेंड करता है। तो मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य x है, ठीक है, और एक का बाय मान लेते हैं। एक पे 14% हानि कर देंगे, एक पर 14%। कुल मिला के सोल्यूशन इजी है। सोल्यूशन करके इतना आंसर आएगा 87.36। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यदि cos a + b = 0, sin a माइनस बी इक्वल टू 2 है तो b का मान ज्ञात करना है। इसमें cos a और cos b और sin a b का मान 1/2 है। ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है? cos का 0 मान कब होगा? जब b cos का 0 मान 90 डिग्री जब होता है तो cos का मान 0 होता है। तो यानी कि इधर a + b का मान है 90 डिग्री, a - b का मान है 30 डिग्री। अब इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, 30 डिग्री आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बताया गया है a + b 8 है और a b 12 है। तो a³ + b³ का मान क्या होगा? तो a³ + b³ का मान आपको अगर निकालना है तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि a³ + b³ का मान ज्ञात करने बोल रहा है और दिया क्यों क्या दिया गया है? a + b ये है 8 है, a प्लस और a b 12 है। यानी कि a³ + b³ जो है, a³ + b³ जो है, इसको कौन सा फॉर्मूले के साथ सेट किया जाए तो ये a + b और a b के रूप में आएगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला आप a + b होल क्यूब पे बना सकते हो। इजीली इसका फॉर्मूला पे आराम से बना सकते हो और इसका आंसर आएगा 224। फॉर्मूला पे इसको आराम से बना सकते हो, इसका 224 आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपया निवेश 3 भागों में किया। 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। अगर ये धुंधला दिख रहा है दोस्तों तो आपके पास भी ये पेपर दिया गया होगा, आपको क्लास में बांटा गया है और आपको दिया गया है, आप उससे भी देख सकते हैं।
6% वार्षिक दर पे दिया गया है और 6% वार्षिक दर पे जो कितना धनराशि दिया गया है। टोटल देखो इसमें क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, टोटल 9,000 रुपया दिया गया है। कुछ पैसे को 3% पे, कुछ पैसे को 4% पे, कुछ पैसे को 6% पे दिया गया है। अब इसमें क्या करना है कि मान के चलो एक्स दिया गया है 3% पे, वाई दिया गया है, जेड दिया गया है 6% पे, और इस तरह से क्या करोगे कि पीआरटी वाला फॉर्मूला लगाओगे और सबका जो इसका ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इसका इंटरेस्ट आएगा, इसको बराबर कर दोगे। तो एक्स वाई जेड सबको बराबर कर दोगे। उसके बाद ये तीनों को जोड़ के एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के तो 9,000 है। तो ये पूरा करने के बाद आपको आंसर इसका 2,000 आएगा, इसका 2,000 आंसर आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में हम बताते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 323 कोई में है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है पर अभाज्य गुणनखंड है। इसमें गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकालने के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए 323 लिख लिए। सबसे पहले इस तरह का जो है ये किसी से कट नहीं रहा है, आमतौर पे किसी से नहीं कट रहा है, आप देख रहे हैं। आप इसको 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का क्या फॉर्मूला है, ये जोड़ के 3 से कट गया तो 3 से कट गया, 3 2 5 3 8 नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से भी कटने का आप नियम जानते ही है कि पहला 2 अंक अगर 4 अंक से कट गया तो कट गया। 4 से नहीं कट रहा है, 5 से कटने के लिए 5 या 0 होना चाहिए, 6 से कटने के लिए 2 या 3 से होना चाहिए। ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना जरूरी होता है। 8 से कटने के लिए 3 अंकों तक का कटना जरूरी होता है। 9 से कटने के लिए 3 2 5 3 8। ये अभी पूरा डिटेल इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और इस तरह आप जब पढ़ते हो प्रीवियस ईयर तो इसको आप डिटेल में पढ़ो। फिर अब 9 में गया, 10 में 0 होना चाहिए, नहीं हुआ। 11 से करते हैं तो 11 से भी नहीं हो रहा है, 11 वाला भी जो संख्या है उसमें भी नहीं हो रहा है। 12 से भी, चूंकि ये अभाज्य है तो मतलब ये 323 जो है ना वो खुद ऑड नंबर है, 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटने का चांस है, 13 से भी काट के देखते हैं तो 13 से भी काट के देखेंगे, मतलब कुछ अंक तक जाएंगे तो 13 भी इसका गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से जब 17 के पास जाएंगे तो 17 19 में कटेगा, 963। तो ये इकलौता है जो कि 17 और 19 से कटेगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनेगा, और हिट एंड ट्रायल मेथड से, और या तो फिर ऐसे ही अगर आपको लगातार अनुभव हो गया बनाने का तो फिर इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों अभाज्य है, ये दोनों अभाज्य है, ये 2 अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 323 का 2 अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दीपा के बीच 5 2 4 और 3 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि चंदन सॉरी, यदि चंदन और दीपा को 500 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो बीना का हिस्सा क्या है। देखिए ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो वाला क्वेश्चन के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। कभी भी रेशियो दिया हुआ हो और उसके बाद रेशियो का सम अगर दिया हुआ होगा तो सबको रेशियो को x मान के प्लस करके x का वैल्यू निकाल दोगे कि किसको कितना मिला है। अगर इसी रेशियो के अंदर में बताया गया है कि कौन सा किसको कितना ज्यादा मिला है, फिर भी यही काम करेंगे, x मान के ये करके करेंगे। इसमें देखो 5x, इसमें 5x मान लिए, 2x मान लिए, और 4x मान लिए और 3x मान लिए। अब देखिए इसमें बीना का हिस्सा क्या है, और चंदन को दिव्या से 500 ज्यादा, तो चंदन है दिव्या है, तो चंदन जो है 4 है और 3 है, तो चंदन और दिव्या का रेशियो 4 और 3 है। तो 4 और 3 का रेशियो है तो ये रेशियो 5 आएगा, 500 है अगर, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 500 आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि बीना का कितना राशि है, तो बीमा का 2, तो 500 गुने 2, तो इजिली ये बन जाएगा 1000, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का और क्वेश्चन है नहीं। चलिए देखिए मैथमेटिक्स में टाइम लग गया, इसके बाद अब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मैथ में इसी तरह से बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल लगेगा, थोड़ा बहुत कठिन भी लगेगा, लेकिन बढ़ते चले जाओगे, किसी तरह से आप बनाते चले जाओगे, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। अब हिंदी का सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भीतर और बाहर, यह किस प्रकार का किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। भीतर बाहर,
ये जगह से रिलेटेड है, इसीलिए स्थानवाचक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो सही वर्तनी वाला क्या है? उज्ज्वल लिखने का है। तो उज्ज्वल किस तरह से लिखाता है? उज्ज्वल लिखाता है उ ज व ल, उज्ज्वल। ये दो जो है ज रहेगा ना, ज दोनों हलंत रहेगा, यही टिपिकल था। तो ये इसका आंसर ये हो। परिकर्मा शब्द का उपसर्ग है। परिकर्मा, परि है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो इस प्रकार से 14 का बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटने का अर्थ है, इसमें देखिए, इसमें लोग रियल लाइफ में भी यूज करता है ना कि मेरा ये हो जाएगा तो उसका छाती पे सांप लौट जाएगा। किसी का छाती पे सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या करना। सुंदर मैन का सम्मान है, ये अच्छे से स्पष्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सुख चैन, सुख चैन जो समास है, देखिए इसमें दिग्गु समास जो होता है, दिग्गु में संख्या से रिलेटेड होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद का वैल्यू होता है, दोनों पद इसमें यूजफुल होता है, दोनों पद का कोई ना कोई मीनिंग होता है। सिंह वन में रहता है, रेखांकित के कारक बताए। कारक का चिन्ह जानते हैं आप लोग? कर्ता ने क्रम को, करण से संप्रदान को, के लिए आपादान से, इस तरह से अधिकरण में, पेपर। तो इसमें वन में रहता है, मेज पे कुछ रखा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि टेबल पर रखा हुआ है, में पे पर, ये ना, तो इसका अधिकरण होगा। तो अधिकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग देखते हैं जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो क्या है? क्रिया का विशेषण है। चलना हो गया क्रिया, और जल्दी चलो तो क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। पर्वत का पर्यायवाची क्या? नहीं है। तो इसका पर्वत का, इसमें से सब जो है शैल, भूपद, नग, ये नभ जो है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार से आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये स्टैटिक सवाल भी है, और बिरजू स्टैटिक नहीं कहा जा सकता, इसको करंट अफेयर कहा जा सकता है। ये करंट अफेयर का सवाल। 1938 में इनका जन्म हुआ, हाल ही में इनका देहांत हुआ है, इसीलिए इस सवाल को पूछा गया। पंडित बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ घराने के रहने वाले थे। ये घराना होता है, कुछ कैराना घराना हो गया, ये सब कुछ कोई ना कोई जो बहुत महान व्यक्तित्व हैं, जो भी कलाकार हैं, उनका कोई घराना होता है। ये भी लखनऊ घराने से ही बिलोंग करते थे। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसमें ये सिंपल है, याद करना होगा। ये याद करना थोड़ा टिपिकल है। इसको आप सूरसागर को आप सूरदास से ले सकते हैं। सूर जिसमें लिखा हो वो सूरदास से लिख सकते हैं उसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पे, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? इसका कितना सिंपल, देखिए कितना सिंपल ट्रांसलेशन पूछा है। ये बच्चा वाला सवाल है। हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम होम, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब देखो, हाउ नियर, नियर क्यों लगाएंगे इसमें? हाउ फार योर विलेज इज फ्रॉम हर, ये तो सेंटेंस ही गलत है। नन ऑफ दीज, जब ऑप्शन ठीक मिल रहा है तो नन ऑफ दीज पे क्यों जाएंगे? अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अब एक स्लाइड देखना चाहते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद आगे बताएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि अब नहीं फट रहा होगा, ये पूरा फट नहीं रहा होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था? हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। ये उम्मीद है कि आपका ये दिख रहा होगा। पीपीटी बनने में थोड़ा दिक्कत हुआ है दोस्तों, मैंने टीम को दिया था। पीपीटी बन के जब आएगा तो आप उसको आराम से उसका ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनकरेक्ट जो स्पेलिंग टेस्ट है, इसमें भी जो स्पेलिंग रेगुलर वर्ड में यूज किया जाता है, रेगुलरली यूज किया जाता है, वो स्पेलिंग। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए अपेंडेड ठीक है,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। चलिए थोड़ा मोटा ये कर लेते हैं, पतला। चलिए देखिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये इसमें ये चुनना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। में अपेंडेड जो है सही है, पेंसिव ये भी सही है, अप्रीहेंसिव भी सही है। ये इनकरेक्ट है मेडिटेटिव। मेडिटेशन शब्द से बना है मेडिटेटिव। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर स्पेलिंग वर्ड में आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किस तरह से बना है, किस तरह से शब्द जो डेली यूज होता है, डेली न्यूज़पेपर में या कहीं भी आप अगर लगातार सुनते हो, जैसे मेडिटेशन शब्द है, मेडिटेटिव शब्द उसी से बना है। ये अप्रीहेंशन भी देखो है। तो ये सब शब्द को रेगुलर जो यूज वाला है उसको हमेशा देखते रहिए, और एग्जाम में अगर नहीं आए तो उसमें से भी आप खोज के मारिए किसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुटेबल वर्ड से इसको पूरा करना है। He overheard all that his friends had commented। had commented होगा या has comments होगा या फिर क्या होगा इसका ऑप्शन। He overheard all his friends had commented। overheard मतलब होता है ये छुप के सुनना से रिलेटेड है। और ये overheard जो शब्द है तो उसके लिए यूज होगा had commented। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका इसमें इस्तेमाल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, द जिप्सीज डैश द विलेज अ फ्यू डेज अगो। द जिप्सीज हैव लेफ्ट द विलेज। वुड हैव लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लेफ्ट नहीं। इसमें राइट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द जिप्सीज लेफ्ट। जिप देखिए इसमें हैव लगेगा नहीं, इसमें लेफ्ट ही लगेगा। आप जिप्सी जो है विलेज कुछ दिन पहले छोड़ चुका है, फ्यू डेज एगो लिखा हुआ है, इसीलिए लेफ्ट शब्द का यूज करेंगे। लिव लेफ्ट, लेफ्ट। इफ आई डैश ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। इफ आई वर ए डॉक्टर, जहां बाद में देखिए वुड लग गया, इसके लिए वर लगेगा यहाँ पे। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड हैव सर्व द पुअर। अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीबों का इलाज करता। अब क्वेश्चन नंबर 30, चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वी ऑल वेर गिवन वर्बल कंसेंट। इसमें देखिए नाउन कौन सा है, ये नाउन है नहीं, वर्बल भी नहीं है नाउन, ये इसमें मेरे हिसाब से कंसेंट ही होगा। कंसेंट जो है ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 31 है, तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। तप्त तार अमीटर द्वारा, तप्त तार अमीटर जो होता है उससे एसी और डीसी दोनों यूज किया जाता है। एसी डीसी दोनों मोटर दोनों करंट को मापा जाता है। अमीमीटर तो जानते हैं कि अमीटर से क्या करते हैं, करंट नापा जाता है। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो डाउन होगा। यहाँ पे दिख रहा है सबको, स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटेगा। स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, स्टैटिक। जैसे आप मान लो कि किसी चीज को उठाया, तो यहाँ से उठा के हम इसके स्थिति को चेंज कर दिए और स्थिति को चेंज किए, तो इसमें हम ऊर्जा देते जा रहे हैं। तो अगर गुरुत्व के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है, ये गुरुत्व के विरुद्ध में निगेटिव में कार्य किया जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो कम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस दोस्तों, अवतल लेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अवतल लेंस यहाँ पर बना। अवतल लेंस इस तरह का लेंस होता है, इस तरह का, दोनों तरफ से धंसा हुआ, इस तरह का। इसका फोकस व ध्रुव के मध्य होता है इसका प्रतिबिंब, बिल्कुल सही है। छोटा होता है, हाँ छोटा होता है। सीधा होता है, हाँ। आभासी होता है, मतलब वर्चुअल होता है, हाँ वर्चुअल होता है। तो इसमें ये सभी सत्य है, सभी सत्य है, ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एम द्रव्यमान की एक कार नियत बल
एफ के अधीन विरामावस्था के से एक समान रूप से त्वरित होती है। डी दूरी तय करने के बाद कार की गतिज ऊर्जा कितनी है? गतिज ऊर्जा तो देखिए, कार हो या कुछ हो, अगर एम है और फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस अगर जाता है तो कार का, मान लीजिए कि कार है तो कार का विरामावस्था से त्वरित होती है। तो हाँ, अगर रुका हुआ है और उसको बढ़ा तो एफ इंटू डी होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट, कई बार डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है, तो कई बार डिस्टेंस, छोड़िए, खैर कला, ये कई बार जो होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। तो उस अनुसार अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कार्य भी जीरो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया तो इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? तो अगर उत्तल लेंस इस तरह का होता है, इस तरह से दोनों तरफ उभरा हुआ, तो इसका कम होगा। उत्तल लेंस पानी में डुबाया, इसका शक्ति प्रकार परिवर्तित होगा, तो ये कम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा बीपीएससी लेवल का है और थोड़ा सा मतलब बिहार पुलिस से लेवल से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल ऐसा लग रहा है कि है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, जितना बन सकता है, जितना जिस तरह से हो सकता है आप उसको कीजिए, उम्मीद है फट नहीं रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए क्या है, शक्ति P एक उत्तल लेंस, हाँ इसका तो कम होगा। अब बायोफाइलम पत्ती के किनारे पर निशानों की उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादप के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन शब्द, वेजिटेटिव इंग्लिश में उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, लेकिन इसको कायिक, काया मतलब होता है बॉडी, काया मतलब होता है बॉडी, इसीलिए इसको, इसका देख लीजिए, काया मतलब इसी कायिक परिवर्तन होगा इसका आंसर। जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचाया जा सकता है? देखिए, ये इतना कठिन जो हिंदी शब्द दिया गया है, मेरे लिए, मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए ये इतना कठिन है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए। जीवों का निकेत में उग्र परिवर्तन, अगर ड्रास्टिक चेंजेस आ गया, अगर अभी 40 डिग्री 45 डिग्री चल रहा है, अचानक ज्यादा डिग्री आ जाए, 55 डिग्री आ जाए, या तो फिर इस तरह से किस तरह से बचाया जा सकता है? तो ये विभिन्नता से, डाइवर्सिटी से ही बचाया जा सकता है। अगर इसमें डाइवर्सिटी आएगा या एडेप्टेशन होगा, एडेप्टेशन से जैसे परिवर्तन आएगा खुद में, और खुद में परिवर्तन आके इसको बदल, जैसे कि अभी मेरा बॉडी अगर 48 डिग्री सहने योग्य है और 45 डिग्री 55 डिग्री 60 डिग्री आ गया, तो मेरा जो बॉडी है अगर उसमें परिवर्तन आता है, एडेप्टेशन आता है, उसमें अनुकूलन आता है, तो इस तरह से हम लोग ज्यादा विभिन्नता करके कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे है, किस कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm है, अपवर्तन 3 है, तो प्रकाश की किरण से गुजरने का समय, ये भी 39, निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के माध्यम से, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, किसी कांच के टुकड़े की मोटाई 4 mm है और अपवर्तांक जो है इसको म्यू बोलते हैं, म्यू 3 है और 4 mm। क्वेश्चन जो है देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, अगर पूरा हम बनाने लग जाएंगे, पूरा जल्दी जल्दी अगर हम नहीं करेंगे तो लगभग 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर लोग देखेंगे नहीं। ये जो मैं बना रहा हूँ इसका आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में, जब वीडियो डालते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आंसर डाल दूंगा। अगर जिसको नहीं देखना है ये, वो बिल्कुल जाके डिस्क्रिप्शन से आंसर मिला लीजिए और आराम से अपना कमेंट में लिख दीजिए कि कितना मार्क्स आया है। और जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए है, और इसमें ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। ये म्यू हो गया 3 और प्रकाश के किरण के गुजरने में समय,
देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बाई स्पीड। तो अब कांच में स्पीड कितना होगा, तो कांच में स्पीड होगा स्पीड सी बाई म्यू। सी स्पीड है वैक्यूम में, और सी वैक्यूम में है, और जो म्यू है तो 3 हो जाएगा। वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सबको मीटर में बदलना है पहले। इस तरह से इसको आप सॉल्यूशन करते हैं तो ऑप्शन ए आएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 39 में, निम्न में से कौन से उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए, परमाणु घड़ी जो है वो लंबाई मापने के लिए नहीं होता है, वो पेंचमापी, बर्नियर कैलिपर्स, स्टेरोमीटर, ये सब जो है लंबाई, दूरी, छोटा छोटा दूरी नापने के लिए ये सब साइंटिस्ट लोग यूज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। हाँ, सही है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्पोत्सर्जन जाइलम में गल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद ए और बी दोनों सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि कैमरा में नीचे दिख नहीं रहा है, तो 41 के बाद ऊपर कर देंगे। क्षितिज के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है। क्षितिज के निकट, तो ये इसका कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका जो वजह है वो जो लाइट जो होता है वो लाइट क्या है, जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, अपवर्तन ही होता है, अपवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक, अच्छा ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक बर्नलेखन क्रोमेटोग्राफी का खोज किया था। तो ट्वेट ने क्रोमेटोग्राफी का खोज किया था। और क्रोमेटोग्राफी से होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी से अगर मान लीजिए कि 2 चीज मिला हुआ है, सेपरेशन का एक विधि है जिसके द्वारा क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है, जिससे कि वर्णक से 2 मिला हुआ चीज को एक को छांटना है तो किसी में एक पर वर्णक डाल दिया, जो जिसमें नहीं रंगा, जो रिएक्शन नहीं किया, वो अलग छांट के अलग कर लिए, तो उसको सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। एक तेल या वसा असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता। देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में, तो असंतृप्तता किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी क्रिया करने का अभी और क्षमता बचा हुआ है, वो किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसको नापने के लिए आयोडीन मान से नापते हैं। अब देखिए, आयोडीन मान से अगर कोई भोजन आप करते हैं, वो भोजन अच्छा है कि नहीं है, वो इससे नापा जा सकता है। जो बटर हम लोग खाते हैं, बटर का आयोडीन जो होता है, आयोडीन मान ज्यादा होता है, इसीलिए बटर हम लोग को नहीं खाना चाहिए। वसा के रूप में अगर हम लोग को कुछ खाना भी है तो बटर नहीं खाना, जिसका आयोडीन मान कम रहेगा उसको खाना चाहिए। तो इस तरह से आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा और बहुत तरह का फायदा होगा। तो आयोडीन मान, कभी भी कोई भी खाना खाते हैं तो आप उसका आयोडीन मान देख लीजिए कि इसका आयोडीन मान कितना है। अब क्वेश्चन नंबर 44, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन का संख्या 1 होता है। तो ये होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आंसर होगा हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड। ये धात्विक हाइड्राइड जो होता है उसमें यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, तो इसका विरंजन करती है अपचयन से करती है। इसका सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है अपचयन से। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित में सब्लिमेट नहीं है। सब्लिमेट किसको कहते हैं? सब्लिमेट कहते हैं उसको जो कहीं पे जैसे कैम्फर रखते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से वायु के रूप में वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेट। तो कपूर का तो मेन काम ही है, तो ये तो है ही नहीं पूछ रहा है, तो कपूर तो है। क्लोरीन भी है, नहीं क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन इसका आंसर होगा। नेफ्थलीन बॉल हम लोग कपड़े में रखते हैं ना, तो नेफ्थलीन बॉल भी सब्लिमेट है, बेंजोएट अम्ल भी है, तो ये क्लोरीन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो अम्ल का जो आप लोग देखते हैं 0 से 14 तक, 7 जो है उसमें न्यूट्रल रहता है, 0 जो रहेगा सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा, पीएच मान 0 वाला। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का चयन कीजिए। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, तो इसका कितना एंगस्ट्रॉम होगा? 48 नंबर क्वेश्चन है। ये एक 10 एंगस्ट्रॉन होता है, इसका 10 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन पावर टू 10 को कहते हैं। हाथी पांव नामक रोग का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर तो होता है, लेकिन संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर रहेगा तभी हाथी पांव होगा, तो इसमें मार नहीं देना है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होगा। मादा एनोफेलिस मच्छर तो क्या होता है? मादा एनोफेलिस, अगर एनोफेलिस मच्छर रहेगा, नर रहेगा, तो उससे डेंगू, उससे मलेरिया नहीं होता है, मादा काटने से होता है। तो इस प्रकार से मादा एनोफिलिस मच्छर से मलेरिया होता है और कुलेक्स मच्छर से होता है। लेकिन कुलेक्स में भी अगर ऑप्शन में और डिटेल में जा रहा है और उसको बोल रहा है संक्रमित, तो संक्रमित के साथ जाना है आंसर के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50, अब ये स्लाइड खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? देखिए उत्सर्जी अंग से भी सवाल आते रहता है। एक मेढक होता है, मेढक का उत्सर्जी अंग बार बार पूछा जाता है कि मेढक का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, तो माल्फिगियन ट्यूब्स होता है, माल्फिगियन ट्यूब्स, ये पूछा जाता है बार बार। तो ये क्रिटेशिया एक मोलस्क है, क्रिटेशिया एक एनिमल फाइलम का ही है, तो इसका उत्सर्जी अंग होता है ग्रीन ग्रंथि। मोलस्क से कौन सा संबंधित है? तो मोलस्क से संबंधित कैटल फिश है। अब क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया में कौन सा बढ़ता है? तो श्वेत रक्त कोशिका बढ़ता है, WBC बढ़ता है, WBC ज्यादा बढ़ जाता है ल्यूकेमिया में। अब क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग इंसुलिन को कौन सी धातु में मौजूद होती है? तो इसमें जिंक होता है मौजूद, आंसर होगा जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? कौन सा है जो परजीवी पोषण दिखाता है? ऑर्किड नहीं होता होगा, काई भी नहीं होगा, काई तो अकेले, काई किसको कहते हैं? जो तालाब वलाब के सीढ़ी में होता है। बबूल तो खुद में अपने डिपेंडेंट है। ऑर्किड किसको बोलते हैं? जो घास का मैदान होता है, इधर भी साइड में लगा हुआ है शो के लिए। अमरवेल जो होता है, अमरलत्ता, जो पेड़ के पतला पतला ऐसे लटका हुआ रहता है रस्सी, वो परजीवी होता है, वो किसी और के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 का निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो जल में तेल अगर मिल गया, तो तेल और जल मिलता है तो वो विषमांगी है, वो जो है वो विषमांगी विलयन का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन पहला शुरू हुआ था वो कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू हुआ था। ये स्ट्रेटेजी का सवाल है। जिस तरह से 1853 में शुरू हुआ था, 1853 में रेल हुआ था बॉम्बे से ठाणे तक। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार
शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? बिम्स्टेक किसको बोलते हैं? तो बिम्स्टेक व्यापार संबंधी होता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट, बे ऑफ बंगाल के आसपास में जितने भी देश हैं तो उनके लिए जो डेवलपमेंट का काम होता है उसके लिए बिम्स्टेक, वो पहला हुआ था, वो भारत में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज कहाँ स्थापित किया था? तो ये बॉम्बे में किया था। जब आजादी का आंदोलन में बहुत कुछ जो शुरुआत किया गया, वो बहुत ऐसा चीज शुरुआत किया गया जो बम्बई में शुरू किया गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से आगे तो बढ़ ही गए। हाँ, ग्रीन ग्रंथि वाला हो गया, तो कहाँ तक हो गया है? हाँ, यहाँ तक हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो बम्बई में किए हैं, आर्य समाज का स्थापना बम्बई में की। शासन के संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। भारत में जो संघीय प्रणाली 1935 भारत में जो संविधान है वो उसका अधिकांश भाग है जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। तो इसी में संघीय प्रणाली को भी लिया गया है। 1835 में और क्या हुआ है? आरबीआई का गठन हुआ है। आरबीआई का गठन उसी वक्त हुआ है। फिर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई। देखिए 1699, इसको याद करने, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से याद किया जा सकता है? 1699 मतलब 1700 से एक साल पहले, तो इस तरह से खालसा पंथ है। गुरु गोविंद सिंह बहुत नामी थे, बिहार के लिए तो और ज्यादा विशेष थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का यहाँ हरमंदिर साहिब भी है, सिख के अंतिम गुरु भी थे। खालसा 1699 याद करके रखना इसको। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में ही सब लोगों ने संकल्प किया कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो इसी के याद में देखिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो गणतंत्रता दिवस है वो लागू पहले ही हो चुका था, 26 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन हम लोग उसको 26 जनवरी में मनाना शुरू किए। लागू हो गया था 1949 में ही, बहुत सारा उसमें प्रोविजंस था जो, लेकिन 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि हमारे सभी महापुरुष उस वक्त डिसाइड किए थे कि आज ही से मनाएंगे, आज ही को मानते हैं कि आज़ाद हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में भारत वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत वन अधिनियम पारित हुआ है 1865 में। 1865 में हुआ है भारत वन अधिनियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे जाते हैं। अच्छा 1900, चलिए ठीक है, 1865 में हुआ। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो पृथ्वी द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है ना सर, क्वेश्चन नंबर 70, तो स्कैटरिंग विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होता है, विकिरण। 71 चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात जो है निम्न दाब से आता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर निम्न दाब क्रिएट हो गया, यहाँ से निम्न दाब है तो इसको भरने के लिए तो उच्च दाब वाला वायु आएगा, तो इसको भरने के चक्कर में बहुत सारा वायु दाब सब तरफ से आ जाएगा, और इसी के चक्कर में निम्न दाब होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आएगा तो चक्रवात का रूप ले लेगा। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहाँ गेंडों के संरक्षण की परियोजना चलाई जाती है? गेंडा एक ही जगह है, काजीरंगा में, तो यही परियोजना भी चलेगा। भाखड़ा नंगल बांध कौन सा नदी पे है? तो भाखड़ा नंगल सतलुज नदी पे है। इसको मॉडर्न टेम्पल भी कहा जाता था। आज़ादी के बाद कुछ बहुत बड़ा काम किया गया, सबसे बड़ा पहला काम किया गया, उसमें भाखड़ा नांगल को ही बनाया गया। फिर IIT भी बनाया गया। ये सब चीज़ जो है बहुत शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू अपना सपना पूरा करने के लिए किए थे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो देखिए इसको याद करने बहुत सारे वायसराय आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, लॉर्ड कर्जन आंसर होगा। कर्जन सीजर मतलब कैंची होता है,
विभाजन करने के लिए कैंची जरूरी होता है, कैंची से काट देते हैं। तो लॉर्ड कर्जन भी इसी तरह से बंगाल का विभाजन कर दिया। इसका काफी विरोध हुआ था। इसके विरोध में बहुत लोग आंदोलन छेड़े। बहुत आंदोलन का शुरुआत इसी वक्त हुआ था। इसी वक्त के तुरंत बाद 1 साल बाद खिलाफत आंदोलन हो गया, खलीफा आंदोलन हो गया था। तो तुर्की के खलीफा के साथ कुछ अन्याय किया गया, तो यहाँ से खिलाफत आंदोलन हो गया। इसके बाद समझिए कि 1905 के बाद ज़्यादा चरम पे आ गया। हर्ष का राज कवि कौन था? हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट ही लिखा है हर्षचरित। हर्षचरित तो हर्ष के ही कार्यकाल में थे, तभी तो हर्ष के चरित्र के बारे में लिखे। तो उसके बाद विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र लिखे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने हैं? 10 स्टेट है। टोटल 10 देश है जो ब्रिक्स में है। अब क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है। कितने याम्योत्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक? देखिए 180 डिग्री पर से ही अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लिया जाता है। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए इसमें सूची वाला जब भी कोई सवाल आए तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको आता है पहले उसको देखिए और उसको उस ऑप्शन में मिलाने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ से मिल गया तो वहां से खोज के मार दीजिए। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन B4, तो बी में 4, ये दोनों का चांस बन गया। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते, तो डी का 3 कहाँ गया? ये है, तो डी का 3 हो गया, ये हो गया, तो सी ऑप्शन होगा। 79 का सी ऑप्शन हो गया। अब देखिए लगभग सारा सवाल हो ही गया। 80। भारत में बौद्ध संप्रभु निहित है। वैध प्रभुसत्ता बोलते हैं सोवरेनिटी को, सोवरीन स्टेट, जिसमें कि हम डिसाइड करेंगे कि हमको किस देश के साथ कैसा रिश्ता रखना है या किसी तरह का कुछ भी। तो इस तरह से इसमें प्रभुसत्ता का जो निहित है ना वो संविधान में निहित है। अब क्वेश्चन नंबर 80 तक तो हो गया है। अब क्वेश्चन 80 के बाद 81, क्वेश्चन नंबर 81 कहाँ है? चलिए 81 के लिए हमको ऐसे इधर जाना पड़ेगा। हाँ 81 नंबर क्वेश्चन आ गया। राज्य के 1/3 सदस्यों को निवृत्त होने की अवधि क्या है? प्रत्येक हर साल 2 वर्ष में राज्यसभा में जो होता है वो सेवा से निवृत्त किया जाता है, रिटायर किया जाता है, फिर से उसको भरा जाता है। 1/3 सदस्य किस आधार पर लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पे है? निर्णय में देरी को थोड़ी सर्वोत्तम कहा जाएगा। राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये तो होगा ही नहीं। राजनीति जनमत प्राधान्य, इसमें जनमत का है। अगर मान लिया जाए कि पूरा पॉपुलेशन कुछ गलत चाह रहा है तो चलो गलत ही सरकार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उसमें सबका सहभागिता तो है, सब लोग चाह तो रहा है कि हम इसी को बनाएंगे, तो इसीलिए उसको सर्वोत्तम शासन कहा जाता है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के अलावा कितनी प्रतिशत बाढ़ उन्मुख है? कितना प्रतिशत जिसमें बाढ़ की समस्या रहता है? ऐसा आप लोग कहते सुनते होंगे कि आधा बिहार तो डूबा हुए रहता है। आधा नहीं, आधा से ज्यादा बिहार डूबा रहता है, इसीलिए 70% होगा। 84। पर्यावरण को बचाने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल उपयोग प्लास्टिक उपयोग करने से इनकार तो होगा ही नहीं है। तो पेपर बैग का उपयोग कम करना, पेपर बैग का उपयोग ही करना चाहिए। अपनाई जा सकती है, ठीक है। एकल उपयोग का पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करेंगे तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत होगा। अपशिष्ट भोजन का ये भी नहीं होगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ लखनऊ समझौता, क्वेश्चन नंबर 85। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता क्यों फेमस था? लखनऊ समझौता इसीलिए फेमस था क्योंकि नरम दल और गरम दल दोनों में दोबारा पुनर्मिलन हुआ। ये कब थे? 1907 में हटे थे, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में
1907 में ये हट गए थे, फिर वो 16 में जाके फिर से पुनर्गठन किए, दो सब लोग मिल के फिर सोचे कि मिल के लड़ाई लड़ेंगे। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई है? राज्यसभा को कौन सा है जो कि विशिष्ट शक्तियां देता है? तो 249, आर्टिकल 249। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद करना चाहिए। इक्वलिटी से रिलेटेड आर्टिकल 14 है। फिर अभी देखिए कॉमन कोड चल रहा है, सिविल क्या बोलते हैं उसको, कि समान संगीत सम्मान इक्वल्स कुछ है इस तरह का, आर्टिकल 44। उत्तराखंड ने लागू किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी नागरिक को बराबर अधिकार होना चाहिए। मैरिज में भी मुस्लिम को 4 मैरिज होता है, हिंदू को 1 ही होता है। फिर इनहेरिटेंस में दिक्कत आता है बहुत सारा। इस तरह का आप आर्टिकल 44 याद रख सकते हैं। ऐसा 10-15 आर्टिकल को याद कर लेंगे, उसी में से सवाल आएगा। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपनी क्रांतिकारी मेट्रोमोटिनियल सरफेस लोडिंग सिस्टम अनुलक्ष्य का अनावरण किया? ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया कार्य है। आईआईटी कानपुर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, पुस्तक वॉर एंड वुमेन किसने लिखी? वॉर एंड वुमेन, पहली बात तो वॉर एंड वुमेन डॉक्टर M.A. हसन ने लिखा। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बांग्लादेश पुनर्जागरण एक आंदोलन चला था, उसी में इसको कैसे याद कर सकते हैं? वॉर एंड वुमेन, वॉर एंड वुमेन, वॉर में वुमेन बहुत वनरेबल हो जाती है, बहुत मुश्किल में आ जाती है। डॉक्टर M.A. हसन लिखा है। चलिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के लिए कितना बजट प्रदान किया गया? अब ये एग्जैक्ट तो किसी को याद रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं। करंट अफेयर आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ के लिए कितना बजट दिया जाता है, इस चीज़ को अगर आप रखते हैं तो रख सकते हैं। 5972। फरवरी 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस पुस्तक का विमोचन किया? तो जगदीप धनखड़ एक किताब लिखे हैं, आई एम। इसी तरह से एक और किताब है, रघुराम जी राजन ने लिखा था, आई एम व्हाट आई एम, ऐसे करके। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचीय वर्ष योजना में प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जब आई थी तो वो एक 20 सूत्री कार्यक्रम लागू की थी कि 20 चीज पे हम काम करेंगे, इस 20 चीज में ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का वो की। तो ये पंचवर्षीय योजना 91 का 5वां जो था उसमें हुआ था, 5वां पंचवर्षीय योजना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? लैंड लॉक्ड स्टेट जो होते हैं जहाँ समुंदर नहीं होता है उसको बोला जाता है लैंड लॉक्ड, और वहाँ बंदरगाह नहीं होगा। अजरबैजान में तो है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, सिर्फ इसका कजाकिस्तान में नहीं है। ताजा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिससे माध्यम से लगातार नवीनीकृत रिचार्ज किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर होता है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है? 94 का अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है दादा भाई नरोजी को ही माना जाता है। सॉरी, कांग्रेस का स्थापना जिन्होंने किया है उनका है एओ ह्यूम। दादा भाई नरोजी नहीं होंगे, सॉरी। एओ ह्यूम जो है यही निर्माता है कांग्रेस के, और इसीलिए कांग्रेस के वास्तुविद भी कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95, प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है? 95 क्वेश्चन है, प्रारंभिक उदारवादियों का चरण माना जाता है कब से कब तक? तो प्रारंभिक रूप में 1905 से उदारवादियों का राजनीतिक चरण, मतलब राजनीति में जितने भी लोग थे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो नहीं सॉरी 1985 से 1905 तक होगा, क्योंकि 1907 में तो सूरत अधिवेशन में विरोधी हो गया, तो उस वक्त तो फिर राजनीतिक पद पे गरम दल के लोगों का भी अच्छा हिस्सा मिल गया। बहुत जगह पे नरम दल के भी गए, बहुत जगह पे गरम दल के भी गए।
इस प्रकार से 1885 से होगा। और देखिए ये किस तरह से युग किस तरह से बांटा गया है। 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का समय कहा जाता है। उसके बाद 1905 से लेकर के 1919 तक उग्रवादियों का कहा जाता है, उग्र विचारधारा। और 1919 के बाद गांधी जी, मिस्टर गांधी आ गए एक्शन में। उसके बाद जब वो एक्शन में आ गए तो फिर तो किसी को चलने ही नहीं दिए, फिर वो गांधीवादी युग चला 1919 से लेकर के आज़ादी तक नहीं तो 1935 तक भी कहा जा सकता है गांधी युग चला। लोक लेखा समिति जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति कहा जाता है जितना भी लोक कल्याणकारी या भी जितना भी पैसा का लेन देन होता है, सब चीज का हिसाब किताब होता है, उसका प्राक्कलन समिति है ना, उसी सेम टाइप का काम उसमें भी होता है, इसीलिए वो उसके जुड़वा बहन कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो बौद्ध धर्म का एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें बिहार में 3 जनपद का, उसी में राजगीर भी आता है, और राजगीर में 3 महाजनपद का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ज्यादातर मानसून पे डिपेंड करते हैं, धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, मानसूनी खेती ज्यादा होती है, इसलिए मानसूनी जलवायु। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ। नीली भेड़ एशियाई और हाथी डॉल्फिन के कारण है, उदाहरण है। तो ये जो है नीली भेड़ पाई जाती है, आप देखते हैं कि नीली भेड़ है कहीं? बहुत कम है। एशियाई हाथी भी बहुत कम है। गंगा डॉल्फिन तो सिर्फ गंगा में, भागलपुर में एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है, तो ये भी बहुत दुर्लभ प्रजाति है। तो इस प्रकार से 100 सवाल मैंने बना दिया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को 100 सवाल तो बना दिया, लेकिन आप इस बात को समझिए, ये बहुत मुश्किल से 100 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 100 क्वेश्चन बनाने में लगभग 100 मिनट से ऊपर रहता है कुछ समझाने में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब 50-50 क्वेश्चन का सेट बनवाया जाएगा रोज रात 8 बजे, और बहुत अच्छे ढंग से मैं प्रिपेयर करके आऊँगा, और बहुत अच्छे ढंग से हर दिन 50 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। उसमें से आपको भी समय दिया जाएगा, आप उसमें से जवाब दोगे, जो भी जवाब दोगे उसका आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो, और उसमें हम उसको देखेंगे भी कितना लोग कितना जवाब दिए हैं। हर दिन 50 सवाल, और हर 50 सवाल में 4 ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। टोटल 200 सवाल। अगर अभी से एग्जाम होने तक डेली 200 सवाल करोगे तो 30 दिन में 6000 सवाल हो जाएंगे। 6000 सवाल। अब आपको लगता है कि 6000 सवाल में 60 से 70 सवाल नहीं लड़ेगा? जी बिल्कुल लड़ेगा। तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। मामूली सा एग्जाम है तो आपका पक्का। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।